नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल हर कोई बस भाग रहा है ना? 24/7 हसल कल्चर, कभी न खत्म होने वाली थकान और एक ऐसी नियॉन रैट रेस जहां हर कोई अगली ईएमआई और अगले पेचेक के पीछे दौड़ रहा है। डिजिटल धुंध और लगातार बढ़ते खर्चों के बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम थके हुए हैं तो ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है। ये एक बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया सिस्टम है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। जरा इस चौंका देने वाले नंबर पर गौर कीजिए। 340 ट्रिलियन डॉलर। ये दुनिया भर का कुल कर्ज है। मतलब पूरी दुनिया की कुल इकोनॉमी को 3 बार मिला दें, तब जाकर यह आंकड़ा बनता है। ये तो गणित के हिसाब से भी चुकाना लगभग असंभव है। अब सोचिए, पूरी दुनिया एक साथ कर्ज में कैसे डूब सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये उधारी दी किसने है? और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, ये रैट रेस कभी खत्म क्यों नहीं होती? आज हम लोग पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी लगातार बर्नआउट का शिकार क्यों हैं? एक पेचेक से दूसरे पेचेक तक भागने की ये दौड़ हमें अंदर से निचोड़ रही है, लेकिन बैंक बैलेंस वहीं का वहीं अटका रहता है। ऐसा क्यों? बचपन से ही हमें एक बड़ा ही सीधा सा फॉर्मूला रटाया गया है। पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, पैसा कमाओ और खर्च करो। हमें बताया गया है कि सफलता का मतलब है एक बड़ी सी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और एक शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन असलियत क्या है? पैसा एक ऐसा जाल बन चुका है जहां हम जितना तेज भागते हैं, निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। हर इंक्रीमेंट या बोनस के साथ एक नया खर्च जुड़ जाता है और हम एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कर्ज के रचयिता और उनका मास्टर प्लान। ये सब रातों रात नहीं हुआ। 1694 से लेकर 1979 तक पूरे 300 सालों के विकास ने इस वित्तीय मैट्रिक्स को आकार दिया है। एक छोटी सी स्थानीय सरकार के कर्ज से शुरू होकर ये आज एक ऐसे उलझे हुए और अटूट ग्लोबल जाल में बदल चुका है जिसने पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। कहानी शुरू होती है 1694 में विलियम पैटरसन के साथ। युद्ध लड़ने के लिए इंग्लैंड के राजा को पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन कोई उधार देने को तैयार नहीं था। तब पैटरसन ने बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया, दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक। उसने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जहां सरकार को मूल रकम कभी वापस नहीं करनी थी, बल्कि हमेशा के लिए सिर्फ ब्याज देना था। और ये ब्याज आता कहां से? आम जनता के टैक्स से। बस यहीं से परमानेंट डेब्ट यानी स्थायी कर्ज का जन्म हुआ। इसके बाद 1815 में नेथन रॉथस्चाइल्ड ने अगला बड़ा कदम उठाया। उसने सरकारी बॉन्ड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आम जनता को बेचना शुरू कर दिया। उसने फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों को आर्थिक रूप से ऐसे बांध दिया कि अगर कोई एक देश कर्ज चुकाने से मना कर दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाए। उसने कर्ज को ग्लोबल बना दिया और सरकारों के पास से डिफॉल्ट करने का विकल्प ही छीन लिया। फिर एंट्री होती है जेपी मॉर्गन की। 1913 में अमेरिका में फेडरल रिजर्व की स्थापना हुई। इससे पहले पैसा असल सोने की मात्रा से जुड़ा होता था, लेकिन मॉर्गन के इस नए डिजाइन ने गेम ही बदल दिया। अब कर्ज कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ डिजिटल एंट्रीज के जरिए असीमित हो गया। हवा से पैसा बनाया जाने लगा, जितना चाहो उतना कर्ज, बस एक बटन दबाकर। ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले सरकार बॉन्ड नाम का एक कागज जारी करती है। फिर सेंट्रल बैंक बिना कोई नया नोट छापे डिजिटल एंट्री के जरिए उसे खरीद लेता है। ये पैसा मार्केट में आ जाता है और फिर हम और आप जैसे आम टैक्स पेयर्स अपनी खून पसीने की कमाई से उस असीमित कर्ज का ब्याज चुकाते हैं। कर्ज से ही पैसा बनता है, इसलिए ये उधारी का चक्र कभी रोक नहीं सकता। और फाइनली 1979 में पॉल वोल्कर ने इस जाल को ऐसा मजबूत किया कि इससे निकलना नामुमकिन सा हो गया। जब गरीब देश कर्ज नहीं चुका पा रहे थे तो उन्हें माफ करने के बजाय आईएमएफ के जरिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की शर्तें थोप दी गईं। मतलब देशों को अपनी सरकारी संपत्तियां बेचनी पड़ेंगी, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट काटना पड़ेगा ताकि विदेशी बैंकों को उनके ब्याज का पैसा मिलता रहे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की ओर, अदृश्य धन हस्तांतरण, यानी कैसे ये सिस्टम चुपचाप हमारी जेबों को निचोड़ रहा है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा और खामोश हथियार है महंगाई। जब सेंट्रल बैंक कर्ज के बदले हवा से नया पैसा छापता है तो मार्केट में पैसा तो बढ़ जाता है, लेकिन सामान उतना ही रहता है। नतीजा, हर चीज के दाम आसमान छूने लगते हैं। महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये एक गणितीय तरीका है जो चुपचाप हमारी मेहनत से कमाई गई सैलरी की ताकत को कम कर देता है और हमारे रोजमर्रा के गुजारे का खर्च बढ़ा देता है। अब इस तस्वीर के दोनों पहलुओं को देखिए।
एक तरफ है वर्किंग क्लास, जिनकी साल दर साल थोड़ी बहुत बढ़ती तो है, लेकिन महंगाई के कारण उसकी असली वैल्यू कम हो जाती है। वो बस सरवाइव करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और दूसरी तरफ है एसेट होल्डर्स, जिनके पास प्रॉपर्टी या स्टॉक्स हैं। महंगाई में इन एसेट्स की कीमत रॉकेट की तरह बढ़ती है। ये सिस्टम चुपचाप आम इंसान की जेब से पैसा निकालकर संपत्ति रखने वालों की तिजोरी में डाल देता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके बहुत करीब है, ईएमआई का भ्रम और हमारी आधुनिक जंजीरें। हम में से कईयों को लगता है कि लेटेस्ट फोन, चमचमाती कार या इंटरनेशनल वेकेशंस ईएमआई पर लेकर हम एक बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये मालिकाना हक का एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच तो ये है कि हमें लगता है कि हम इन चीज़ों के मालिक हैं, लेकिन असल में ये चीज़ें और उनका कर्ज हमारे मालिक बन चुके होते हैं। और क्या कभी सोचा है कि इस जाल की असली कीमत क्या है? वो भयंकर बर्नआउट जो आज हर प्रोफेशनल महसूस कर रहा है। पर्सनल लोन और भारी भरकम ईएमआई के बोझ तले दबे होने के कारण कोई भी अपनी उस टॉक्सिक जॉब को नहीं छोड़ पाता जिससे वो नफरत करता है। कोई नया बिजनेस शुरू करने का रिस्क नहीं ले सकता। बॉस की हर बात सुननी पड़ती है क्योंकि महीने के आखिर में ईएमआई कटने का मैसेज जो आने वाला है। ये सब हमें भयंकर एंग्जाइटी और मानसिक थकान की तरफ धकेल देता है। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को देखिए, 42%। क्रेडिट कार्ड के कर्जों पर कई बार सालाना 40 से 42% तक का भारी भरकम ब्याज लगता है। ये कोई बैंकिंग सुविधा नहीं है, ये एक तरह की लीगल लूट है जो किसी को कभी आर्थिक रूप से सिर नहीं उठाने देती। इंसान सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट भरता रहता है और सिस्टम उसके पैसों पर मोटा मुनाफा कमाता रहता है। तो क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। आइए देखते हैं इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता, हमारा एंटीडोट। यहां पर हमें अपना माइंडसेट पूरी तरह से बदलना होगा। जब तक कोई सिर्फ एक कंज्यूमर बना रहता है, वो ईएमआई पर सिर्फ लायबिलिटीज खरीदता है और पूरी जिंदगी ब्याज भरता रहता है। याद रखिए, सिस्टम हमेशा कंज्यूमर्स को खाता है। इस मैट्रिक्स से बचने के लिए हमें एक इन्वेस्टर बनना होगा। इन्वेस्टर वो होता है जो एसेट्स बनाता है ताकि पैसा उसके लिए काम करे और वो ब्याज चुकाने के बजाय ब्याज कमाए। ये हमें तय करना है कि हम सिस्टम का ईंधन बनेंगे या सिस्टम के मास्टर। अपनी आर्थिक आज़ादी वापस पाने का ये एस्केप प्लान एकदम सीधा और सटीक है। पहला कदम ईएमआई का बोझ कम करना। जो चीज़ कैश में नहीं खरीदी जा सकती उसे फिलहाल टाल देना चाहिए। दूसरा कदम क्रेडिट कार्ड के खतरनाक कर्जों को जल्द से जल्द चुकाना। तीसरा, कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना ताकि किसी भी मजबूरी में दोबारा कर्ज ना लेना पड़े। और चौथा कदम, अपनी सेविंग्स को प्रॉपर्टी या स्टॉक्स जैसे एसेट्स में निवेश करना जो महंगाई को मात दे सकें। हमें सफलता की परिभाषा को फिर से डिजाइन करना होगा। ब्रांडेड कपड़ों और महंगी कारों की संधि दौड़ से बाहर निकलकर ये समझना होगा कि असल में धन क्या है। मजबूत सेहत, अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना, परिवार और दोस्तों के साथ सार्थक रिश्ते और सबसे बढ़कर आर्थिक चिंताओं से आज़ादी। सच कहें तो यही एक अमीर जिंदगी के असली मायने हैं। ये पूरी फिलॉसफी बस इस एक विचार में सिमट जाती है, पैसे को अपना नौकर बनाओ, मालिक नहीं। हमारे पास जो भी वित्तीय संसाधन है उनका इस्तेमाल आज़ादी और समय खरीदने के लिए किया जाना चाहिए, न कि खुद को किसी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर या बैंक का गुलाम बनाने के लिए। तो आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद क्या हम सब इस नियॉन रैट रेस में आंख बंद करके सिर्फ एक कंज्यूमर बने रहेंगे, या फिर हम उस मैट्रिक्स को पहचानेंगे जिसमें हम फंसे हैं और अपने आर्थिक व्यवहार को बदलकर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे? इस 300 साल पुराने ट्रैप से बचने का एकमात्र अचूक हथियार है लगातार वित्तीय शिक्षा। वेलोसिटी क्लासेस का भी यही लक्ष्य है, सही एजुकेशन देकर लोगों को इतना सशक्त बनाना कि वो अपने वित्तीय फैसले खुद ले सकें। सिस्टम भले ही रातों रात न बदले, लेकिन सिस्टम को समझकर हम अपना खेल जरूर बदल सकते हैं। सीखते रहिए, एसेट्स बनाइए और इस मैट्रिक्स से आज़ाद होने की दिशा में कदम बढ़ाइए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।